तुम कितने गंदे हो कालू कौए। तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहां सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहां सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहां एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं, जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो,
तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है, और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल के एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला था, जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था, जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने उसे ताने देना शुरू कर दिया था। ये देखो, कितना काला है। हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से हो गया? जी, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था। इसके कारण हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। काश हमारा भी एक सुंदर बच्चा होता, जो समाज में हमारा मान बढ़ाए। इसी तरह दिन बीतते गए, और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जोड़े को बेसब्री से इंतजार था। हंस जोड़े को एक प्यारा सुंदर बच्चा हुआ, जो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा सुंदर था। ये देखो, इसे कहते हैं सुंदर हंस। और उस काले को देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए कि हंस है या कुछ और। जी, आप क्यों चिंता करते हो? हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है, अब हम अपना सारा लाड़ प्यार अपने इस सुंदर बेटे को देंगे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों ताने देते रहते हो? मैं काला हूँ तो क्या मेरी गलती है? चुप कर, तेरे कारण सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक दिन जंगल में तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सब पक्षी अपने बच्चों के साथ आते हैं। अरे इस काले हंस के माता पिता पर हमें तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और वहीं दूसरा इतना सुंदर है कि उससे नजर ही ना हटे। तभी तोते राजा वहाँ आते हैं और काले हंस को देखकर, ये बेटा कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर कलंक है। आज तक हमने ऐसा काला बच्चा हंस के यहाँ पैदा होते नहीं देखा। हाँ राजा जी,
हमारी प्रजाति इतनी सुंदर और आकर्षित है जो सबको सुंदर लगती है। काला हंस सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं काला हंस हूँ? ये जरूरी थोड़ी है कि सभी पक्षी एक ही जैसे हों, और मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे बच्चे, ज्यादा जुबान मत चला। एक तो तू काला है और साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो पूरे समाज में हमारी थू थू करवा रखी है। अब हम चलते हैं। फिर काले हंस का परिवार घर चला जाता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है, करम जले। तेरे चक्कर में हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ, इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। फिर वो अपने छोटे बेटे को कहते हैं, अरे अपने भाई को देख, कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता की वजह से सब लोग हमें कितना मान देते हैं, और जो तुझे देख ले हमें 4 बातें और सुना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ? ये तो कुदरत का करिश्मा है, और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। अब छोटा मुझसे सुंदर है और मैं काला हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है। अपने बदसूरत होने का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ, इसे हम घर से निकाल देते हैं। कम से कम हमारी बदनामी तो नहीं होगी। इसके कारण जो हम शर्मिंदगी झेलते हैं वो नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी इसके यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा। कोई हमें ताने भी नहीं देगा। लोग हमें इसकी वजह से बहुत ताने देते हैं। वो देखो काले हंस के माता पिता। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है मुझे निकालने की। मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे ऐसे भेदभाव वाले परिवार में रहना ही नहीं है, जहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। और काला हंस वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बिल्ली आ जाती है और उसने उस जंगल के सारे पक्षियों को धीरे धीरे मार दिया। बस काले हंस की माँ बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से काले हंस को ये बात पता चली। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में जालिम बिल्ली आ गई है और उसने सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है। बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काला हंस उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। बेटा, तेरे पापा और भाई को उस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वह रोने लगती है। ये देखकर काला हंस अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, आप चिंता मत करो। आपका एक बेटा अभी जिंदा है और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। चलो हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं। वहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। काला हंस अपनी माँ को ले जाने लगता है कि तभी जालिम बिल्ली वहाँ आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है, और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काले हंस। फिर बिल्ली काले हंस के करीब जाने लगती है, पर तभी काले हंस के कुछ दोस्त उड़ते हुए आते हैं। बाज, चिंकी चिड़िया और वो सब मिलकर जालिम बिल्ली को अपनी चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तुझे तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे जाने दो। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई भी बिल्ली को माफ नहीं करता और थोड़ी देर बाद जालिम बिल्ली मर जाती है और काला हंस अपनी माँ को अपने साथ दूसरे जंगल में ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया था। मैंने तुझे नहीं समझा, ना तुझे कभी प्यार दिया। सिर्फ तेरे काले रंग को ही देखा। पर अगर आज तू नहीं होता तो मुझे भी वो बिल्ली मारकर खा जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती।
कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है, पर अच्छी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसके बाद काला हंस और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।